नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है वर्ल्ड अवेयरनेस चैनल यूट्यूब चैनल पर। तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमने इंश्योरेंस की क्लासेस ली थी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग किया था। पर अब जो अगस्त में 5 और 6 अगस्त को ग्रुप 56 और 57 का जो एग्जाम होने जा रहा है, इंश्योरेंस की कुछ स्कीम्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। हम उस क्वेश्चंस को, उन स्कीम्स को करेंगे ताकि आप लोगों को वो स्कीम्स याद रहें, क्योंकि जो करंट की जो स्कीम्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम कौन सी स्कीम करेंगे, इंश्योरेंस की जो स्कीम्स हैं, करंट में जो स्कीम चल रही है वो स्कीम्स करेंगे। सबसे पहले स्कीम की बात करें तो यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो एम्प्लॉय के लिए क्या बनाई गई है, स्टेट लेवल पर क्या चलाई जा रही है, इंश्योरेंस की स्कीम चलाई गई है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर उसको संचालन कौन करता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संचालन करता कौन है। जो ईएसआई है, उसकी जो कॉरपोरेशन है, जो निगम है, वो इसको क्या करती है, संचालित करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ईएसआई जो स्कीम है उसको संचालित कौन करता है? संचालित करेगी ईएसआई, जो कॉरपोरेशन है उसको संचालित करती है। और ये किससे रिलेटेड है? जो इंडिया है उसमें संगठित जो क्षेत्र है उसके श्रमिकों को क्या करती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जो एम्प्लॉय है, जो वेजेस के बेस पर क्या करते हैं, काम करते हैं, एम्प्लॉय है, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है ताकि उनको क्या प्रोवाइड करवाई जा सके, सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जा सके। सोशल वेलफेयर के लिए, उनके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको क्या प्रोवाइड करवाई गई है, ईएसआई स्कीम को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 एक्ट के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और वहां पर कितने व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। कम से कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी वर्कर हो वहां पे, कम या कम से कम कितने हो, 10 व्यक्ति तो लगे हों, उससे ज्यादा भी व्यक्ति काम कर रहे हो, वहां पर ये एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। अब इसको स्वपोषित योजना भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनको पोषण से रिलेटेड, मतलब उनको रोजगार रिलेटेड क्या दिया जा रहा है, वेलफेयर के लिए उनकी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अगर बात करें तो उनकी जो सैलरी है वो कितनी है, 21,000 रुपए है। तो एम्प्लॉय कितना पा रहा है, 21,000 रुपए पा रहा है, तो उस टाइम की बात कर रहा है। अगर 21,000 रुपए उसकी सैलरी है, तो उस एम्प्लॉयज को वेजेस का कितना, 0.75%, और एम्प्लॉयर का कितना, 3.25% की बात करें। तो टोटल बात करें तो हर महीने कितना, 4% की बात करें, तो यहाँ पर इस स्कीम में टोटल कितना, 4% कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। उस बेस पर क्या मिलेगा इसको, बेसिस पर इसमें स्कीम बताई गई है। ये आप लोगों को याद रखनी है कि कितनी परसेंट कितना बताया गया है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कीम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांसेस है। अगर बात करें यहाँ पर, अगर वो डिसेबल्ड है, मतलब पैरालाइज्ड है, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हुई उसके साथ कि वो अभी भी क्या है, या तो पार्टली या फुली डिसेबल्ड है, तो उस पर्सन की सैलरी की बात करें तो वहाँ पर उसकी लिमिट रखी गई है कितनी, 25,000 रुपये। और प्रतिदिन अगर वो कितने, 176 रुपये कमाता है, या फिर इससे कम वेतन है, तो उस पर्सन को भी क्या दी जाती है, ईएसआई स्कीम के अंतर्गत क्या दिया जाता है, बेनिफिट्स दिया जाता है, एनरोल किया जा सकता है। इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स रहेंगे, उसकी चिकित्सा से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, उसकी मेडिकल जो है हित लाभ रहेगा, इंश्योर्ड या फिर उसकी फैमिली मेंबर, अगर जिसने इंश्योरेंस स्कीम में क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, या फिर बात करें यहाँ पर फैमिली मेंबर की, तो वहाँ पर इसको क्या मिलेगी, फ्री में क्या दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। याद रखना है कि मेडिकल फैसिलिटी क्या रहती है, उसके लिए फ्री रहती है। मेडिकल फैसिलिटी क्या है, फ्री है। बीमारी हित लाभ भी होता है यहाँ पर, अगर वो 70% क्या है, बीमार रहने की अवधि है, मतलब अगर उसका टाइम पीरियड क्या है, 70% वो क्या रहता है, बीमार रहता है पूरी साल में से। अगर हम बात करें तो काम के टाइम में भी अगर वो कितना रहता है, 70% इल है, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। मातृत्व कहते हैं हित लाभ, इंश्योर्ड या फिर उसकी जो फीमेल की बात करता है यहाँ पर, ये किसके लिए है, मातृत्व की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल है, जो फीमेल ने क्या करवा रखा है, स्कीम के अंतर्गत इंश्योरेंस करवा रखा है, और टाइम पीरियड रहेगा 26 सप्ताह। कितना इंपॉर्टेंट है, कितने वीक की बात की गई है, 26 वीक की बात की गई है। उसकी वेजेस या फिर सैलरी का कितना मिलेगा, उसे 100% मिलेगा। कितना रहेगा, 100%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। अपंगता मतलब डिसेबल्ड की बात की गई है, या तो वो परमानेंटली डिसेबल्ड होगा, या फिर क्या होगा, टेम्परेरी रूप से, स्थायी या फिर अस्थायी रूप से बात करें तो वो डिसेबल्ड रहता है।
तो अगर वो अस्थायी रूप से डिसेबल्ड है तो उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाती है, परसेंटेज, जितनी उसकी सैलरी और वेजेस है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और जितना वो परसेंट क्या है, अपंग है या 100% डिसेबल्ड है तो उसको क्या मिल जाएगा, परमानेंटली 100% के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगी, इंश्योरेंस मिलेगा। अगर वो 70% है तो 70% ही उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, डिसेबल्ड को मिलेगी। ये स्कीम आप लोगों को याद रखनी है। ये पहली स्कीम थी आपकी ईएसआई स्कीम। अब कौन से एक्ट के अंतर्गत आई थी, 1948 एक्ट के अंतर्गत आई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट आती है आपके पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। कौन सी आ रही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। आपको याद रखनी है, जीवन ज्योति जो योजना है वो 2015 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 2015 में। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो कितनी है, 18 वर्ष से लेकर कितनी, 50 वर्ष की बात की गई। 18 से अबो होना चाहिए और 50 तक की आयु तक के व्यक्ति इसमें क्या करवा सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। एज लिमिट जरूरी है और उनका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और उनको डेबिट सुविधाएं की बात की गई है और प्रीमियम इनसे क्या लिया जाता है, वसूल किया जाता है। पर प्रीमियम की जो अमाउंट है वो बहुत ही क्या है, कम है। प्रीमियम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 330 रुपए की वार्षिक प्रतिदिन की बात की गई थी, 1 रुपये से कम का था। पर अब ये जो अमाउंट है वो चेंज हो गई है, वो कितनी है, 436 रुपये है। कितनी है, 436 रुपये है। और इसकी अगर अमाउंट की बात करें तो पर डे की पड़ेगी इसकी 1.25 1.25 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग रहेगा। जो अब करंट के अगर पूछा जाए तो आप लोगों को करंट का डाटा याद रखना है। 436 रुपये इसके क्या रहेंगे, प्रीमियम अमाउंट रहेगी। और ये जो स्कीम है इसमें इंश्योर्ड पर्सन को अमाउंट कब रिसीव होती है, वो अमाउंट रिसीव होगी जब पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके नॉमिनीज को मिलती है। या आप लोगों को याद रखनी है कि डेथ के टाइम, जो डेथ होगी उसके टाइम, डेथ के बाद किसको रिसीव होगी, रिसीव होगी किसको, नॉमिनी को। किसको रिसीव होगी, जो नॉमिनी है उसी को क्या होती है, ये रिसीव होती है। और ये जो अमाउंट है वो कितनी है, वो है 2 लाख रुपए। आप लोगों को याद रखनी है। इसमें जो जीवन बीमा है, जो हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है उसमें कितनी अमाउंट मिलती है, 2 लाख रुपए। कितने रिसीव होंगे, 2 लाख रुपए। अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट को याद रखना है। दुर्घटना प्लस इसमें नॉर्मल डेथ, कोई एक्सीडेंट हुआ उसको प्लस ले लिया गया है, नॉर्मल डेथ को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसको संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, एलआईसी के द्वारा। क्योंकि जो जीवन से रिलेटेड सारी की सारी इंश्योरेंस है वो किसके अंतर्गत आती है, एलआईसी के अंतर्गत आती है। तो इसका संचालन किसको द्वारा किया जाएगा, एलआईसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपके पास प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। यहाँ पर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो आप लोगों के दे रखी है, ये भी कब स्टार्ट की गई थी, इसके लिए आप लोगों के जरूरी है। जो व्यय वंदना योजना है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इसको हम अलग से लिख के करेंगे। जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है, इसके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों का, वो रहेगा 18 वर्ष से लेकर आपका 70 साल। कितना है, इस स्कीम को हम बोल सकते हैं। यहाँ पर जो योजना रहेगी, सेकंड, यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है व्यय वंदना योजना जो दे रखी थी। सेकंड, हाँ, यहाँ पर थी आपकी प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो सरकार के द्वारा, जो सरकार के द्वारा कब चलाई गई थी, 5 जनवरी 2018 को चलाई गई है। और ये किसके लिए है, 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए। आप लोगों को याद रखनी है, ये किसके लिए है, 60 वर्ष की जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए। 10 वर्ष की, मतलब 10 वर्ष के लिए प्रति वर्ष मासिक देय है यहाँ पर। और सर्विस जो टैक्स है, जीएसटी, इसमें कोई भी छूट की बात की गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो नो टैक्स डिडक्शन की बात की गई है। यहाँ पर नो टैक्स डिडक्शन की बात की गई है। किसी भी प्रकार के टैक्स की क्या नहीं दी जाती, यहाँ पर डिडक्शन नहीं दी जाती। किसी भी प्रकार की एटीसी और एटीडी में जो डिडक्शन दी जाती है वो यहाँ पर डिडक्शन अलाउड नहीं है।
जीएसटी की बात करें तो यहाँ पर जीएसटी की छूट भी नहीं दी गई है। जीएसटी भी यहाँ पर क्या रहता है, कुछ कंडीशंस में एप्लीकेबल रहता है जहाँ पर 18% है, बट मोस्टली कंडीशन में यहाँ पर जीएसटी को क्या किया गया है, एप्लीकेबल नहीं किया गया है, जीएसटी को माफ़ किया गया है। 98% इसमें क्या कर दी जाती है, जो अमाउंट है वो वापस कर दी जाएगी और वर्ष की अवधि के अकॉर्डिंग इसमें क्या रहती है, पॉलिसी रहती है। अगर यहाँ पर नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर जो अमाउंट शुरू होगी वहाँ ₹1000 से शुरू होगी और कहाँ तक चलती है, 9,000 ₹250 तक की यहाँ पर क्या मिलती है, वार्षिक रूप से क्या मिलती है, यहाँ पर डिडक्शन मिलती है। मतलब इंस्टॉलमेंट में इसमें पैसा क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। प्रति माह की बात करें तो हर महीने के अकॉर्डिंग जो इंस्टॉलमेंट रही, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रति माह कितनी इंस्टॉलमेंट रहती है। नेक्स्ट दे रखा है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी के लिए भी बीमा इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या चलाई गई है, योजना चलाई गई है और उस योजना के अंतर्गत कितनी परसेंट क्या दी गई है, यहाँ पर डिडक्शन है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, कितनी यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो एज लिमिट क्या रहेगी, 18 साल से लेकर क्या है यहाँ पर 59, यहाँ पर कौन सी 59 साल की बात की गई है, उन लोगों के लिए इस इंश्योरेंस स्कीम में इसको इंक्लूड किया गया है। जहाँ पर क्या दी जाती है, आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसको आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड ये क्या है, योजना है। वित्त मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। और अक्टूबर 2 को इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसके द्वारा वित्त मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2 को इसको स्टार्ट किया गया था। ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज करती है, मतलब लाइफ से रिलेटेड इसमें क्या किया जाता है, इंश्योरेंस कवरेज को, रिस्क को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। राज्य की ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को पार्टली या फिर फुली डिसेबल परिवार में क्या करने पर काम करने वाले व्यक्तियों से रिलेटेड है। मतलब क्या है, जो स्टेट लेवल पर अगर बात करें, जिन व्यक्तियों के पास क्या नहीं है, जमीन नहीं है, भूमिहीन जो व्यक्ति है, उनकी बात की गई है। उन व्यक्तियों में क्या है, जो पर्सन जो परिवार का मुखिया है, जो करता धरता है और उसके अलावा फैमिली में कोई भी काम करने वाला नहीं है, जिसके घर में मतलब काम करने वाला फुली रूप से क्या है, डिसेबल्ड है या फिर पैरालाइज्ड है, जो काम नहीं कर सकता, या फिर पार्टली भी अगर वो डिसेबल्ड है, तो उससे रिलेटेड इसमें क्या दी जाती है, इंश्योरेंस स्कीम है ये, उनकी बात की गई है। यहाँ पर अगर नेचुरल उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर मृत्यु या फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो नॉमिनीज जो पर्सन है उसको कितनी 30,000 रुपए की क्या मिलती है, अमाउंट मिलती है। या फिर नॉमिनीज को कितना मिलेगा, 75%। यहाँ पर दोनों चीज को, नॉर्मल डेथ होगी तो कितना मिलेगा, 30,000 रुपए। और अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट्स में अगर उसकी डेथ हुई, तो नॉमिनीज को कितने मिलेंगे, यहाँ पर 75,000 रुपए क्या मिलते हैं, तो नॉमिनीज को दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो 30,000 और यहाँ पर बात करें तो 75,000 रुपए। अगर पार्टली और डिसेबल्ड है, यहाँ पर बात करें पार्टली या फिर फुली डिसेबल्ड की बात की गई, अगर वो आंशिक रूप से क्या है, डिसेबल्ड है, तो उस पर्सन को या फिर उसके नॉमिनीज व्यक्ति को क्या मिलती है, यहाँ पर इंश्योर्ड अमाउंट मिलती है, जो कितनी रहेगी, 37,500 रहेगी। टोटल अमाउंट कितनी रहेगी, 37,500। अमाउंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट आप लोगों को याद रखनी है कि किस स्कीम में कितनी अमाउंट दी जाती है और उनकी एज लिमिट क्या है और कब शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट देखिए, एक आती है आयुष्मान भारत। एक स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की बात करें तो इस स्कीम में बात करें तो यूएचआईसी के अंतर्गत ये चलती है। यूएचआईसी किसके अंतर्गत चलती है, यूएचआईसी के अंतर्गत चलती है, जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। जिसमें क्या था, इस ऑब्जेक्टिव को पाना था कि उनकी जो यूनिवर्सल सभी लोगों की जो हेल्थ की केयर करने से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो रिस्क होने वाला है, उस रिस्क को इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। मतलब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 में आई थी, इससे रिलेटेड थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो चला था 2017, उसके अंतर्गत इस स्कीम को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई भी पीछे ना छूटे, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसमें मतलब हेल्थ से रिलेटेड उनको क्या ना मिले, इंश्योरेंस ना करवाया हो, ताकि इन फ्यूचर जो हेल्थ से रिलेटेड रिस्क होने वाला है, उस रिस्क को क्या किया जा सके, कवरेज किया जा सके। तो यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कि आपको आयुष्मान स्कीम जो है उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आप लोगों को याद होना चाहिए, नो वन बिहाइंड, पता है कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ये ज़रूरी है। ऑल लेवल पर था, चाहे किसी भी लेवल का हो, जो प्राइमरी लेवल का हो, सेकेंडरी, टर्टियरी, थर्ड लेवल, किसी भी लेवल के व्यक्ति को ऑल लेवल पर ये क्या था? एप्लीकेबल था। क्योंकि यहाँ पर बात ही यूनिवर्सल की कर दी ना, यूनिवर्सल का मतलब ही क्या होता है? ऑल होता है, सभी होता है। तो यहाँ पर सभी लेवल के व्यक्तियों को क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर क्या था? हेल्थ के लिए क्या था? वेलफेयर्स के लिए इसको इंक्लूड किया गया था और ये सेंटर बना था फरवरी 2018 में। एचडब्ल्यूसीएस आपसे पूछा जा सकता है कब बना था? एचडब्ल्यूसीएस फरवरी 2018 में बना था। कब बना था? फरवरी 2018 में। फरवरी 2018 में उसमें उसके उपकेंद्र जो प्राथमिक और जो हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र है उनको क्या किया गया था? चेंज किया गया था। जो पहले जो स्कीम चल रही थी उसको क्या कर दिया गया था? चेंज कर दिया गया था। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो उपकेंद्र थे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या किया गया था? चेंज किया गया था क्योंकि सर्विस को लोगों के घर-घर तक पहुँचाना था। क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था? कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे। तो इसका ऑब्जेक्टिव इसीलिए इसमें क्या किया गया था? जो प्राइमरी लेवल पर जो सेंटर बनाए गए थे हेल्थ से रिलेटेड, उनमें क्या किया गया? चेंज किया ताकि लोगों तक क्या किया जाए? घर-घर जाकर क्या करवाया जाए? इंश्योरेंस के बारे में बताया जाए ताकि लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर हो, इसको क्या करवाया जा सके? कवर अप करवाया जा सके। एक स्कीम आई थी कोरोना रक्षक पॉलिसीज़ 2020, क्योंकि ये ज़रूरी है क्योंकि कोरोना आया था, उसके बाद जो स्कीम्स चली है वो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात करें तो कोरोना रक्षक जो पॉलिसी है वो किसके अंतर्गत आती है? इडा के अंतर्गत लिया गया था। सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या था? ये अनिवार्य कर दिया गया था। कोरोना रक्षक क्या थी? सभी के लिए अनिवार्य थी, कंपल्सरी थी। पूछा जा सकता है कंपल्सरी कौन-सी थी? हमारे पास कोरोना रक्षस पॉलिसी थी। अगर बात करें तो इसको रिन्यू भी किया गया। क्या किया गया इसको? रिन्यू किया गया इस पॉलिसी को 2020 के बाद। रिन्यू किया गया, कब इसको रिन्यू किया गया? 31 मार्च 2021 तक इसको क्या किया गया था? मान्य थी और इसमें इसको रिन्यू किया गया था। इसकी जो टर्म्स कंडीशन थी उनको क्या किया गया? चेंज किया गया। 1 सेकंड भाई। यहाँ पर इसको रिन्यू किया गया 31 मार्च 2021 तक और इसमें जो अमाउंट थी वो 50,000 से लेकर कितनी थी? 2.5 लाख रुपए तक। यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो कितनी? 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए, सॉरी भई, ये 2 लाख रुपए तक इसमें क्या थी? सम ऑफ एश्योर्ड ऑफर किया गया था। एज लिमिट रहेगी 18 से 65 साल तक की। एज लिमिट क्या है? 18 से 65 साल। लास्ट स्कीम है, एक स्कीम और है। इसमें क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई थी, नेशनल लेवल पर स्वास्थ्य बीमा योजना। जो मंत्रालय क्या रहेगा, इसका मंत्रालय रहेगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, ये ज़रूरी था। जो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार थे, उनके लिए, उनके जो स्वास्थ्य से रिलेटेड इंश्योरेंस को कवरेज करने का काम कौन-सी कर रही थी? हमारे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसके अंतर्गत ली गई थी। और यहाँ पर बीपीएल की बात की गई। बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया था। प्रत्येक जो परिवार है, प्रतिवर्ष पारिवारिक या फिर कहता है कि यहाँ पर उनके आधार पर जो कुल बीमा की राशि यहाँ पर कितनी थी? 30,000 रुपए थी। टोटल बीमा की राशि यहाँ पर क्या थी? 30,000 रुपए थी। एक याद करोगे, एपीवाई जो अटल जो यहाँ पर पेंशन योजना थी, एपीवाई क्या थी? हाँ, अटल पेंशन योजना जो चलाई गई थी यहाँ पर, वो ज़रूरी है। आप लोग याद करेंगे इसको, एपी वाई। इस योजना को भी आप याद करेंगे, इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, जिसमें दंपति के लिए टोटल 10,000 की अमाउंट रखी गई थी। अगर वो अलग-अलग अमाउंट क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत, तो 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए, अगर पति ने अलग किया है, पत्नी ने अलग किया है, तो इसमें उनको पेंशन देने की बात की गई थी और इसकी अबोव रहेगी, एज लिमिट थी 60 ईयर, अबोव 60 ईयर था। तो ये आप लोगों को याद करनी
ये स्कीम्स थी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो आप याद करेंगे। थैंक यू सो मच।